मुझे लगा कहीं भूल तो नहीं गए। तो तो अंतर्राष्ट्रीय नीति में ये अखंडता और सार्वभौमिकता की अवधारणा है ना। तो धारणा मतलब ये वाला एट ए कॉन्सेप्चुअल लेवल, ये वाला विजुअलाइजेशन सबको जो है ना एक हो के भैया हाँ ये अखंडता में ही सुखपूर्वक जीना बनता है। अगर टुकड़ों टुकड़ों में जिएंगे तो वो युद्ध वगैरह चलता रहेगा, शोषण चलता रहेगा, और फिर जो है वो मतलब उसमें जो कमियां हैं वो हम देख ही रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय नीति में होगा। राष्ट्रीय नीति में ये ठीक से जीने वाला जो काम है, इसकी अक्षुण्णता बनाए रखने की व्यवस्था होगी। अक्षुण्णता मतलब हर क्षण बनाए रखने की, इसको निरंतर रूप से बनाए रखने की, है ना। ये जो है, ये ऐसा जो कार्यक्रम जो है नेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिसीज होंगी, जो कि जो हर कंट्री की जैसे जैसे हर स्टेट की जैसे भौगोलिक परिस्थितियां होंगी या और भी जो भी कारण होंगे उसके हिसाब से इसको कंटिन्यूअसली कैसे मेंटेन किया जाए, है ना। एक तो जागृत होना है और फिर जागृति की स्थिति को समाज में बनाए रखना है। ये वाला काम जो है ये हर स्टेट का, हर कंट्री का रहेगा। सामाजिक नीति में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार की नीति, और व्यक्तिगत जीवन में समझदारी संपन्न नीति से ही पोषण संभव है ना। व्यक्तिगत जीवन में आदमी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो है मुझे समाधान संपन्न होना है। समाधान संपन्न बोले ये समझदारी संपन्न, है ना। ये अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, चार अवस्थाएं हैं, है ना। मेरा पर्पस क्या है, संबंध का पर्पस क्या है ना, उसको अचीव कैसे करना है। और फिर उस अचीव उसको जो चाहना है उसकी योग्यता बन जाए। ये सारा जो है ये ये फिर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसके एफर्ट्स जो बनेंगे ना। ये हमने कल पढ़ा नहीं था लेकिन मुझे लग रहा है कि सीधा संबंध संपर्क की बात हुई थी थोड़ी सी, इसको एक बार देख के फिर आगे हम पठन कर लेंगे। संबंध एवं संपर्क के विषय में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इन दोनों में दायित्व का निर्वाह आदान प्रदान के आधार पर होता है, परंतु दोनों में भेद यह है कि संबंध की परस्परता में प्रत्याशाएं पूर्व निश्चित रहती है और संपर्क में आदान प्रदान परस्परता में निश्चित नहीं रहता। तो इसमें जो है अब क्या हुआ, संबंध और संपर्क में डिफरेंस क्या हो रहा है। संपर्क में कह रहे हैं कि ये ऐच्छिक रूप से है। संबंध दायित्व प्रधान एवं संपर्क प्रधान कर्तव्य है। संबंध में जो है वो दायित्व वाला, जिम्मेदारी वाला भाग ज्यादा है, और संपर्क में करने वाला भाग ज्यादा है। तो संपर्क में परस्परता में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार की अपेक्षा रहती ही है। तो यहाँ से हम लिंक करते हैं थोड़ा सा कि ये जो बार बार हम इस चीज को बता ही रहे हैं, मतलब यहाँ मध्यस्थ दर्शन में जैसा प्रस्तावित है कि अस्तित्व में तीन तरह के नियम है: बौद्धिक नियम, प्राकृतिक नियम एंड सामाजिक नियम। तो ये वाले जो है ये सामाजिक नियम है: स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो पूरा का पूरा समाज जो है उनके वो सब एक दूसरे के साथ में है ही, इंटरडिपेंडेंसी है ना। इस चीज को तो हम फील कर ही पाते हैं। तो हम सभी लोगों के संपर्क में है और इसमें शोधन की अपेक्षा रहती है। इसको हम बड़ी आसानी से अपने में फील कर ही सकते हैं कि भाई हमें ऐसा लगता ही है कि भाई समाज में कोई भी जो है वो मेरे यहाँ पे आके चोरी ना करे, है ना। ये ये जो नारी पुरुष वाला जो सारा तामझाम चलता है, ये ईव टीजिंग से रिलेटेड घटनाएं होती हैं और भी उससे गंभीर अपराध रहते हैं, वो सारा जो है वो ना हो। और दयापूर्ण कार्य व्यवहार रहे, कोई मुझे दुखी करने की कोशिश ना करे। इतनी जो है ये तो हम सामाजिक स्तर में भी इतनी अपेक्षा रहती है। तो संपर्क में सामाजिक नियमों का निर्वाह होता है और संबंध में मूल्यों का निर्वाह होता है। इसको जो है ना अगर आप चाहे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक अच्छे से ध्यान में रखा जाए कि अब संबंध में और संपर्क में डिफरेंस क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संबंध में मूल्यों का निर्वाह होता है ना। जो हमारे 18 मूल्य थे, 9 स्थापित मूल्य और 9 शिष्ट मूल्य, वो वो पूर्व निश्चित प्रत्याशाएं हैं, वो यूनिवर्सल है। और समाज में या संपर्क में क्या रहता है, ये सामाजिक नियमों का जो है ये निर्वाह होता है। तो ये बड़ी एक क्लियर सी डिस्टिंक्शन है। अभी अभी जो है वो मेरे को कई बार लगता है कि हम ना संबंधों में भी सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहे हुए हैं। संबंधों में भी
हाँ भैया मेरा भाई है, मेरे कज़न है, मेरे दोस्त हैं, भैया एक-दूसरे के साथ में छीना-झपटी ना हो। ये स्व-नारी, स्व-पुरुष के हिसाब से ठीक-ठाक जीते रहें और एक-दूसरे को शारीरिक रूप से तो काफ़ी कम घटनाएँ होती होंगी, मानसिक रूप में एक-दूसरे के साथ में जो हमारा मनमुटाव बना रहता है, जिससे हम दुखी होते हैं, तो ऐसा कोई मेरे को दुखी ना करे किसी भी तरीके से, ऐसी अपेक्षाएँ रहती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये तो पूरे समाज में ये अपेक्षाएँ थी। हमने इतना इसको नैरो करके ये मान लिया कि हमारा संबंध अच्छे से चल रहा है, अगर संबंध में यहाँ पर हमारे को तृप्ति हो रही है। बाबा जी ने इसको काफ़ी फैला दिया, कि संबंध में मूल्यों का निर्वाह हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखो भैया, है ना? ये तो सबके साथ करना था। ऐसा थोड़ी है कि भाई के पैसे पे नज़र नहीं है, बाकी जिसको नहीं जानता उसके पैसे पे नज़र चल रही है, तो भी हमें ऐसा लगता है कि भैया ये अ, हाँ, ये वाली चीज़ ठीक नहीं है। तो पूरे समाज में ये वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहेंगे, है ना? तो तभी जो है वो अखंडता, सार्वभौमिकता वाली बात जो है, वो बन पाती है। भाव रूप में मैं सबके साथ में हूँ, लेकिन अब सबके साथ में हूँ वो ठीक है, लेकिन जितनी बातचीत मैं अपने बच्चों के साथ में कर पाता हूँ, उतना पड़ोसी के बच्चे के साथ में नहीं कर पाता। तो कुछ काम पड़ोसी को अपने आप भी करना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है सबकी अपेक्षा रहती ही है। स्वधर्म, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये सामाजिक नियमों का निर्वाह जो है, ये संपर्क में भी होने की अपेक्षा है। ये मुझे लगा कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मानव अथवा इससे विकसित तक ही संबंध है। अब मानव अब इससे विकसित कौन हो गया? मानव से विकसित कौन हुआ? अति मानव। जो देव मानव और दिव्य मानव है, वो मानव से विकसित हुए। तो संबंध का निर्वाह जो है ना, वो यहाँ तक ही होता है, क्योंकि अगर मानवीयता नहीं है, तो बेशक एक ही घर में ब्लड रिलेशंस हो, है ना? या एक घर ना भी हो लेकिन सगे भाई-बहन हो और भी बड़ा क्लोज़ संबंध हो, लेकिन अगर मानव वाले स्टेटस तक नहीं पहुँचा है, तो अभी अमानव वाले स्टेटस में ही है, उसमें गलतियाँ करेगा ही आदमी और जब गलतियाँ करेगा, तो फिर संबंध में तृप्ति हो नहीं पाएगी। तो संबंध जो है वो जागृति से पहले, समझदारी से पहले संबंध है ही नहीं। हम मानते हैं कि ये संबंध है, लेकिन तृप्ति पूर्वक उसमें नहीं जी पाते हैं। तो इसको भी अगर हम अपने में प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो हमें तृप्ति वहीं पर ही मिलती है जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ, मैं भी ठीक से जी रहा हूँ और मेरे साथ वाला भी। वो साथ वाला कोई भी हो सकता है, पति-पत्नी भी आपस में हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, गुरु-शिष्य हो सकते हैं, हमारे कोलीग्स हो सकते हैं। तो जहाँ पर भी लगता है कि ठीक जी रहा है ना? वो समझदारी है, वहाँ पर संबंध में तृप्ति मिलती है। तो मानव और वो मानव पद से कम में नहीं है ना? अमानवीयता में फिर संबंध जो है वो चलता नहीं है, वो फिर उसमें हमारे अजय दामा जी जो मैंने पहला वाला शिविर किया था, मेरे को उनकी एक बात याद आती है कि संबंध में अगर 2 पक्ष हैं, है ना? 2 पार्टीज़ रहती हैं एक संबंध में, तो दोनों समझदार हो, तो संबंध पूरी तृप्ति के साथ में चलता है। दोनों में से एक समझदार हो और एक नासमझ हो तो किसी तरह से धक्का फेल करके गाड़ी चल जाती है संबंध की। और अगर दोनों में ही समझ की जो है वो कमी रहती है, तो फिर खूब पटाखा, आतिशबाजी और बम विस्फोट के साथ में जो है वो संबंध की गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल पंचर रूप में चलती है। ऐसा करके जो है उन्होंने पहला शिविर में बताया, मुझे भी प्रैक्टिकली लगा कि हाँ, बात जो है वो ठीक है। तो मेरा अकेले का समझदार होना जो है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, मुझे संबंध में रह के ही तृप्ति मिलती है। तो बाकी लोग भी समझदार होंगे, ये मेरे सुखी होने के लिए परम आवश्यक है। ये एकदम से बड़ी आसानी से ये निकल कर आता है, अपने में क्लियर होता है। तो मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, तो उस पे नहीं एहसान कर रहा हूँ, है ना? अंत में वो सुखी होगा, वो एक स्थिति बनती है, लेकिन उसका व्यवहार ठीक होगा समझदारी के बाद में और उस व्यवहार से फिर इवेंचुअली मैं भी तृप्त होऊँगा। तो इसको सर्व शुभ में स्वयं का शुभ समाया है, ये वाले सूत्र को इस तरह से, है ना? तो मानव अथवा इससे विकसित तक की संबंध है, जबकि समस्त इकाइयाँ परस्पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में तो है ही है। तो संबंध है या नहीं है, अगर नहीं भी समझ में आता तो संपर्क तो है ही, उसको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना हमारी कल बात हो गई थी। अगला 1 पेज, 1.5 पेज पढ़ लेते हैं, कौन पढ़ेंगे? फिर उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे यहाँ से।
बताइए। मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए। ओके। अ, संपूर्ण संपर्क संबंध के लिए प्रेरणा के स्रोत है। संपर्क दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संपर्क, मानव संपर्क। प्राकृतिक संपर्क में जागृत मानव प्राकृतिक ऐश्वर्य का उपयोग व सदुपयोग करता है। समस्त भौतिक संपर्क तथा इसकी उपलब्धियां संबंध के निर्वाह के लिए ही होती हैं। मानव संपर्क से अपने विकास के लिए प्रेरणा पाता है अथवा उसके लिए प्रवृत्त होता है। मानव संपर्क जो जागृति के लिए प्रेरणा देता है, पोषण है। जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा वह उसका सदुपयोग नहीं करेगा या नहीं कर सकेगा। अतः मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन आवश्यक है। संपूर्ण संबंधों के मूल में मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन मौलिकता का ही होता है। मौलिकता के आधार पर ही कर्तव्य का निर्धारण तथा निर्वाह होता है। दायित्वों का निर्वाह जिस इकाई के प्रति होना है, उस इकाई के प्रति ना होने से उसका पोषण अवरुद्ध होता है अथवा शोषण है। साथ ही जिस इकाई द्वारा दायित्व का निर्वाह होना है, उसे ना होने की स्थिति में प्रतिफल के रूप में अविश्वास ही मिलेगा। अविश्वास ही द्रोह, विद्रोह तथा आतंक का कारण बनता है, जो शोषण की ओर प्रेरित करता है। प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही। संबंध में भाव अर्थात मौलिकता पक्ष विशिष्ट है तथा भौतिक पक्ष गौण है। प्रत्येक संबंध में भाव का जितना तिरस्कार होता है, भौतिक पक्ष उतना ही प्रबल होता है। संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है, तो अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने की भ्रमित मान्यता का जन्म होता है। जबकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित है ही, इसलिए विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। परिणाम मतः मानवों ने भौतिक उपलब्धियों के लिए ही युद्ध किया है। किसी भी उपलब्धि के प्रति आवश्यकीय नियम सहित पूर्ण समझ की निश्चय तथा अपूर्ण समझ से किए गए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। अतः संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंधात्मक विचार एवं तदनुसार व्यवहार से ही मानवीयता की स्थापना संभव है। अन्यथा शोषण और अमानवीयता की पीड़ा है। शोषण और पोषण तीन प्रकार से होता है। दायित्व का निर्वाह करने से पोषण, अन्यथा शोषण है। प्राप्त दायित्वों में नियोजित होने वाली सेवा के नियोजित न करते हुए मात्र स्वार्थ के लिए जो प्रयत्न है एवं दायित्व के अस्वीकारने की जो प्रवृत्ति है, उसको दायित्व का निर्वाह न करना कहते हैं। दायित्व को निर्वाह न करने पर स्वयं का विकास, जिसके साथ निर्वाह करना है उसका विकास तथा इन दोनों के विकास से जिन तीसरे पक्ष का विकास हो सकता है, वे सभी अवरुद्ध हो जाते हैं। विकास को अवरुद्ध करना ही शोषण है। दायित्व का अपव्यय अथवा सद्व्यय करना, दायित्व के निर्वाह में आलस्य एवं प्रमाद पूर्वक प्राप्त प्रतिभा और वर्चस्व का न्यून मूल्य में उपयोग करना ही दायित्व का अपव्यय है। दायित्व का विरोध करना अथवा पालन करना, मौलिक मान्यताएं जो संबंध एवं संपर्क में निहित है, उसके विरोध में ह्रास के योग्य मान्यता को प्रचारित एवं प्रोत्साहित करना ही दायित्व का विरोध करना है। दायित्वों का विरोध अभिमानवश एवं अज्ञानवश किया जाता है। प्रत्येक यहाँ रुक जाते हैं ऋतिक, क्योंकि ये अगले वाले पॉइंट में ना फिर एक बड़ा सा टेबल आ जाता है, तो विल जस्ट सी के अभी जितना यहाँ तक हमने पढ़ लिया है ये कवर हो जाएगा, समय बचेगा तो आगे बढ़ लेंगे। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।
तो बताइए, मैं जैसे आप सबको कहता ही हूँ कि लिखा तो हिंदी में ही है, तो जितनी पढ़ने के बाद में अगर आपकी क्लियरिटी बनती है तो आई विल एनकरेज यू कि आपको भी जो इसका इंटरप्रिटेशन अपने में समझ में आ रहा है उसको बताएं। जैसे एक लाइन में यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस जिसका मन करे इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बताएं कि इससे क्या क्या क्लियर होता है। समस्त भौतिक संपर्क तथा इसकी उपलब्धियां संबंध के निर्वाह के लिए ही होती है। इसको कैसे देखें, इसको कैसे समझें कि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अपने शब्दों में थोड़ा सा बयान करें। भैया मैं बोलूं थोड़ा सा हाँ कुछ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। मेरे को ओवरऑल जितना दीदी ने पढ़ा है उसमें जो समझ बनी है वो ये बनी है कि संबंधों में अगर उसका निर्वाह में हमने भौतिक को अगर ऊंचा दर्जा दिया है, भौतिकता को या भौतिक चीजों को, तो हम संबंधों का निर्वाह नहीं कर रहे। वहां पे जो है वो एक शोषण का जो काम है वो शुरू हो जाता है, और हम जब उस चीज को नहीं समझे तो वो वहां से एक नासमझी का वो भी एक प्रमाण है। प्लस जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व की बात हो रही थी मुझ पे, तो दायित्व एक वो भी एक बात है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो हमारा जो दायित्व है उस चीज को हम नहीं समझ पाते संबंधों में। तो ये तो तेरा काम है, ये तो तूने करना चाहिए, या ऐसा रही रह जाता है, या वो दिखता नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ऐसी चीज है, या तो वो आप उसको इग्नोर करते हैं या फिर वो आपका ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है, तो फिर आपको दिखता भी नहीं है। तो एक ये मेरा ध्यान गया। एक संपर्क में एक चीज में ध्यान गया था, वो अभी थोड़ा मिस हो रहा है, अभी ध्यान आएगा तो मैं आपको कोई बात नहीं, ठीक है। और बताएं जी। सबसे पहले तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि संबंध जो है वो मानव और हमसे अति मानव के साथ जो है वो संबंध की कैटेगरी में है, और बाकी जो चीजें हैं वो संपर्क की कैटेगरी में है। ये लिखा मानव अथवा इससे विकसित तक की संबंध है। तो अब यहाँ पर हम जो कह रहे हैं वो ये, अभी तक मैं जो समझ रहा था कि वो 7 संबंधों की बात मैं सोच रहा था कि जो गुरु शिष्य या सहयोगी साथी, अभी तक वहां तक की क्लैरिटी थी। लेकिन अब ये दायरा बढ़ गया, अब ये हर मानव के साथ का संबंध स्थापित हो गया, और साथ साथ में हम प्राकृतिक संपर्क तो कर ही रहे हैं, और जो भी हम संपर्क कर रहे हैं वो सारे ही संबंध उस संपर्क जितने भी हैं, जो भी उपलब्धियां हम पा रहे हैं या जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो सब जो है उन संबंधों के निर्वाह के लिए किया जा रहा है। ऐसी समझ बन रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ने आपने जैसे कहा, तो मोटा मोटा सा क्या है कि जितनी भी भौतिक संसार की उपलब्धियां हैं ना, हम सब लोगों को भी भौतिकता की आवश्यकता पड़ती है ना, तो हम लोग भी भौतिक संसार में उपलब्धियों को भी अपना एक जिंदगी का कार्यक्रम जो है हमारा बना ही रहता है ना। हम एक किसी प्रोफेशन में रहते हैं, है ना, कुछ हमें लगता है कि हमारे को एक घर चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, जो भी है घर में और भी जिस भी तरह की भौतिक आवश्यकताएं हैं। अब यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि एक्चुअल में जितनी भी भौतिक संसार की उपलब्धियां हैं उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस संबंध के निर्वाह के लिए है। तो ये जो है ना, ये परंपरागत थॉट में मतलब इतनी क्लियरली हम, मेरा अपना ध्यान नहीं गया था जब तक हम लोगों को ये जीवन विद्या वाला मध्यस्थ दर्शन वाला ये कंटेंट नहीं आया था। तो भौतिक संसार की उपलब्धियों से हम सुखी होंगे कहीं ना कहीं पर, कहीं कम कहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत एक ऐसा नोशन जो था वो अपने में रहता था।
यहाँ पर बाबा जी उसको बिल्कुल प्लेस कर रहे हैं कि भौतिक संसार सारा का सारा जो है वो शरीर को बनाए रखने के लिए है ना? हमने घर बना लिया, हमने गाड़ी ले ली, हमारे पास में कपड़े हैं, ये सारी की सारी चीजें मेरा और मेरे परिवार का, सब परिवारजनों का शरीर सुरक्षित रहे, इसके लिए है ना? बारिश में पैदल ना जाना पड़े, ठंड में जो है वो गर्मी में जो है एक प्रॉपर शरीर का प्रोटेक्शन रहे, घर में बैठे रहे तब भी मौसम अनुकूल करके बैठे, बाहर निकले तो भी शरीर का ध्यान रखा जाए। तो ये सारा का सारा भौतिक संसार की उपलब्धियां जो है वो किस लिए है कि शरीर का पोषण संरक्षण हो सके, और शरीर का पोषण संरक्षण क्यों हो सके, ताकि संबंध का निर्वाह हो सके। शरीर ठीक रहेगा तो ही बच्चे बच्चे को भी आगे के लिए तैयार किया जा सकेगा, है ना? और जो ऑलरेडी बड़े हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, सब हम भी देखें अपने में, तो जब एडल्टहुड में रहते हैं तो शरीर ठीक रहता है तो संबंध के निर्वाह की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अभी शरीर ठीक रहते हुए भी काफी बार इस संबंध का निर्वाह नहीं हो पाता, क्योंकि इस संबंध के निर्वाह के पीछे के जो बुनियादी नियम है वही हमको मालूम नहीं है ना। संबंध का निर्वाह सिर्फ भौतिकता के आदान प्रदान से नहीं है, संबंध का निर्वाह मूल्यों से है, भाव से है। तो जितनी स्पष्टता हमारी यहाँ पर भाव की बनती है, जो भी हमने आगे वाला पेज पढ़ा है उसमें भी डिटेल में जाएंगे तो वहां पर भी इस चीज को दोबारा से हम अभी डिस्कस करेंगे। तो भाव पक्ष ही संबंध में प्रधान रहता है, नहीं तो घर में सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी घर के लोगों का एक दूसरे के साथ में मनमुटाव बना रहे, ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है और कई बार दिखता भी है अपने आसपास। तो भौतिकता की उपलब्धियां जो है वो सारी की सारी संबंध के निर्वाह के लिए, ये उपलब्धियां अपने आप में कुछ नहीं। तो मूल में संबंध था, वो संबंध में जो भाव वाला पार्ट है उसकी तरफ ध्यान जाता है, तो ये उपलब्धियों का भी सदुपयोग के रूप में होता है। नहीं तो फिर जो है ये भोग अति भोग की तरफ जाता है, उससे जो है जो भी गलतियां हो रही हैं, अपने में भी कई बार आचरण में गलतियां रहती हैं और धरती के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो ये मुझे लगा कि ये वाला सेंटेंस मेरे को जो है ना भौतिक उपलब्धियों को संबंध के साथ में रिलेट करते हुए अच्छे से लिखा गया, काफी एकदम से टच कर रहा था। यहाँ पर मैं एक कुछ शेयर करूं कि प्लीज जो मुझे कभी युवा सम्मेलन में एक रिकॉर्डिंग में देख रही थी, तो वहां पर किसी का क्वेश्चन था कि मैं अपने घर में बहुत, एक लेडी थी, उन्होंने ये बोला कि मुझे कभी-कभी बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने घर को बहुत साफ-सुथरा रखना चाहती हूँ, और वो घर में बच्चे लोग जो हैं वो कभी चप्पल इधर फेंक देते हैं और इधर रख देते हैं, तो वो मैं घर को उतना साफ नहीं रख पाती हूँ। तो थोड़े दिन पहले जैसे हम यहाँ बुक में पढ़ रहे थे कि अगर पोषण नहीं है तो शोषण है, तो अभी ये पढ़ते-पढ़ते मुझे दिमाग में आया कि भौतिक चीज़ें जो से जैसे घर है, घर हमारे लिए या हम घर के लिए, तो उधर पे किसी ने आंसर उनको किया था कि पता लगा आपने बहुत स्ट्रिक्टली अपने बच्चों को कह दिया कि चप्पल ऐसा रखनी है और चीज़ें ऐसी रखनी है और सारी चीज़ें ऐसे, तो घर तो बहुत साफ हो जाएगा, बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, बट शायद रिलेशनशिप कहीं अव्यवस्थित ना हो जाए। तो अभी मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे कहीं न कहीं पे वहाँ से रिलेट हुआ कि भौतिक चीज़ें जिसका जो स्थान है मतलब वही होना चाहिए, है ना? मतलब वो बढ़िया। चीज़ें जो हैं वो रिश्तों के लिए मतलब उनको ठीक करने के लिए है, ऐसा नहीं कि रिश्ते इसमें कम हो जाएँ। तो वो एकदम से ध्यान गया वो पढ़ते-पढ़ते, तो वेरी नाइस। शेयर नहीं कर। अच्छा, तो ये जो 2-3 अनुभूतियाँ हैं ना, ये अगले पेज पे भी जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें बाबा जी ने बिल्कुल जो है ना भौतिकता और भाव पक्ष को एक तरह से तोलते हुए बार-बार इस चीज को एम्फेसाइज करने की कोशिश की है, जो कि पूरे मध्यास दर्शन में कहा ही है कि मानव भाव प्रधान इकाई है ना? तो भाव से ही मानव तृप्त होता है, भौतिकता से तृप्त नहीं होता है। हमने सबने जितनी जितनी जिंदगी जी ली उतने में कहीं ना कहीं पर ऐसा एक भासाभास तो हमको भी इतना समीक्षा तो हो गई कि भैया ये अपने में पूरा नहीं पड़ रहा है। तो वो गैप क्या है? वो गैप यही है कि भौतिकता और भाव, ये दो चीजें हैं संबंधों में, है ना? तो भाव पक्ष को हम प्रॉपरली समझ पाते हैं तो वहां पर फिर हमारा दायित्व जो है वो
वो मतलब निकल कर जो है वो हमारी क्लैरिटी बनती है, फिर हम उस दायित्व का निर्वाह जो है वो अब मेहनत करते हैं और कर भी पाते हैं। शुरू में कुछ दिक्कत होती होगी, लेकिन कर करके जैसे हमने बाकी सारी चीजें सीखी समझी, वैसे ही इसको भी क्लैरिटी बनने से ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा। मानव संपर्क से अपने क्या, भैया बताइए बताइए राहुल जी। ये इसका ना थोड़ी सी अभी ना मतलब एक अंदर पे स्थापित नहीं हो पा रहा है। बताइए तो बताइए। थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी की चाहिए थी। समस्त भौतिक संपर्क तथा इसकी उपलब्धियां, कोई इसका एग्जाम्पल देंगे कि समस्त भौतिक संपर्क और इसकी उपलब्धियां किस तरीके से मतलब निर्वाह के लिए, संबंध के में ही निर्वाह के लिए होती है। वो थोड़ा सा एक तो हाँ, तो इसको ना मतलब इसको वो शब्द में ना लें, मतलब बेसिकली मैं इसको जैसे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अपनी तरफ से और कह रहा हूँ कि सारी भौतिक संसार की उपलब्धियां है ना, वो संबंध के निर्वाह के लिए होती है। इतना ठीक लगता है जी या उसमें भी जी। दिक्कत है अभी थोड़ी? नहीं नहीं ठीक है है ना, तो नहीं। जितनी भी भौतिक संसार की उपलब्धि है वो इवेंचुअली मैं अपने संबंधों में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, उनको ठीक से निभा पाऊं। मेरे को पैसा भी किस लिए चाहिए? पैसा तो नहीं खाना ना, खाना क्या है? भोजन ही खाना है, खुद खाना है, परिवार के लोगों ने खाना है। क्यों खाना है? शरीर बना रहे। शरीर क्यों बना रहे? शरीर जीवन जागृति के लिए है ना। ऐसा प्रस्ताव हमारे पास में आ चुका है। तो हम भी समझदार बने, हमारे परिवारजन भी, खासतौर पे अगर हम पेरेंट्स के रूप में अपने आप को देख पाते हैं कि वहां पर अभी भी हमारा कुछ ज्यादा मैं क्या कहूं कि एटलीस्ट हमारे पास में ज्यादा स्पेस है कुछ करने के लिए। मैं अपने भाई को समझाने जाऊं, वो पता नहीं समझे या ना समझे, अपने दोस्त को समझाने जाऊं, वो पता नहीं समझे या ना समझे, लेकिन जब अपने बच्चों से बात करता हूं तो एक स्पेस ऐसा लगता है कि भाई हाँ, यहाँ पर काम करने के लिए भी थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, यहाँ कर सकते हैं। तो शरीर मेरा भी बना रहे, शरीर उनका भी बना रहे, ताकि शरीर से जो करना था, जो समझदारी बनानी थी अपने में, वो हम बना पाए। इसके लिए सारी भौतिक उपलब्धियां है ना। अगर ये रिलेशनशिप देखते हुए हम फिर भौतिकता की भौतिक संसार की उपलब्धियां भी चाहते हैं ताकि इसके लिए हो, तब हम समृद्धि की तरफ जाते हैं। और अगर ये वाला लिंकेज मिस हो जाता है तो फिर मैं सुविधा संग्रह में लग जाता हूँ, है ना। वो जो है वो फिर अपने आप में अधूरा कार्यक्रम होता है। सिर्फ इतनी बात है। सज्जी भैया, हाँ जी, एक बार पहले राहुल जी से पूछ ले कि भाई जो उनका सवाल था वो मतलब मैं वो सेटल हो। अच्छा, उसी पर ही आ रहा था मैं। ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। तो मैं इसको मैंने दोबारा से पढ़ा, इस पूरी अनुभूति को। तो इसको मैं जो समझ रहा हूँ वैसे समझ रहा हूँ कि संबंध और संपर्क। अब संपर्क पहले है, संपर्क दो तरीके के हैं, एक प्राकृतिक संपर्क है, एक मानव संपर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो प्राकृतिक संपर्क की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संपर्क में ही भौतिक संपर्क भी एग्जैक्टली और बिल्कुल। उसके बाद मानव संपर्क की बात करेंगे हम। बिल्कुल 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 ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है ना राहुल भैया। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो अनुभूति लिखी हुई है, इसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें, सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो भ्रमित परंपरा में है ना भैया। बिल्कुल, है ना, अभी तो मानव अजागृत है। क्योंकि ये जो ये जो फिर इसकी जो मतलब इसके भौतिक संपर्क तथा इसकी उपलब्धियां जो है, इसमें कार का बनना या फिर टेलीविजन का आना या और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो मानव ने करी हैं भौतिक संपर्क के कारण। तो आजकल मतलब अगर हम सोसाइटी में देखेंगे तो ये संबंधों के निर्वाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो मतलब सम्मान और सुविधा में जीने के अर्थ में लोग अपना इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक बात। तो बाबा जी ने भैया देखो, इस चीज को हम ध्यान में रखें कि जब हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये वाली पढ़ रहे हैं, और हम बाकी की भी जब हम पढ़ेंगे, जब हमारा ध्यान जाएगा, तो बाबा जी अस्तित्व में व्यवस्था है, और मानव जब व्यवस्थित हो जाएगा, मानव समाज जो है वो जागृत हो जाएगा, जागृति की परंपरा बनेगी, तो सही जीना क्या होगा, इसका बाबा जी ने बड़े अच्छे से वर्णन किया है। और बीच बीच में समीक्षा भी आती है कि भैया जो नासमझी हो रही है, उसके चलते हुए आदमी क्या क्या गलतियां कर रहा है, और हम लोगों को वो भी बड़े अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि हमने ज्यादा तो गलतियां ही देखी हैं अपने आसपास, और अपने अपने जीने में भी जो भी गैप्स रहे हैं। तो बाबा जी ने गलतियों वाला पार्ट, गैप्स वाला पार्ट, उसको भी बताया है, लेकिन उससे ज्यादा बाबा जी ने सही जीने वाले पार्ट को, एक जागृत मानव अस्तित्व को कैसे देख रहा है, मानव समाज को कैसे देख रहा है, परिवार को कैसे देख रहा है, और एक व्यक्ति को समझदार बनना है, वो समझदारी बनने की यात्रा कैसे होगी, वो उन्होंने किया है, और वो बता पा रहे हैं कि भैया ऐसे होगा। जैसे हम लोगों ने कार चलाना सीखा, हमने साइकिल चलाना सीखा, तो हम अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं, है ना, कि भाई हमने ऐसे सीखी थी, तुम भी ऐसा सीख लोगे। बच्चे बैठते हैं तो भैया काफी बारी तो उनको डर लगता है, एक दो बारी बैठने का, तो भैया मेरे से कभी चलेगी भी या नहीं चलेगी, फिर उनको विश्वास दिलाते हैं, भैया सबसे चल जाती है, लगे रहो, हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। किसी का 2 दिन में हो जाएगा, किसी का 2 महीने लगेंगे, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं हो जाए। तो यहाँ पर भी ये व्यवस्था, मानव समाधानित होना चाहता है, समाधानित होने के बिना मानव की तृप्ति नहीं है, और ये जितना भौतिक संसार है, ये मानव के समाधानित होने के अर्थ में है, उसी के लिए है। ये रिलेशनशिप जब हम देख पाते हैं, तो फिर हम अपने लिए जितनी सुविधाएं चाहिए, जो कुछ भी हमको चाहिए, उसका भी सही मूल्यांकन कर पाते हैं। नहीं तो फिर वो भोग विलास और जो सुविधा संग्रह है, उसी में ही लगा रहता है आदमी, जैसा राहुल जी ने भी कहा। भैया इसमें एक चीज और मेरा ध्यान आया, जो भौतिक उपलब्धियां हैं उसके लिए भी बाबा जी ने शायद आई थिंक इससे कनेक्ट किया है ना उसको, कि जो वो दूरभाष, दूर संचार और दूरगमन, दूर श्रवण, तो ये जितने भी शब्द हैं, ये भी मेरे ख्याल से मानव संबंध में निर्वाह करने के अर्थ में ही है। हाँ, सब कुछ है। वो ना, ये 6 एस्पिरेशंस हैं, 6 आकांक्षाएं हैं, सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, है ना, इसमें जी कैटेगराइज किया है। तो जी जी आगे याद। 3 सामान्य आकांक्षाएं, आहार, आवास, अलंकार, है ना, जिसको हम नॉर्मली रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, और जी फिर महत्वाकांक्षा जो है वो उसके रूप में, मतलब इसको बोला है। और फिर हमने इसके बारे में भी बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था कि महत्वाकांक्षा भी एक प्रयोजन के साथ में जब जुड़ के देखते हैं, तो फिर हम उसको निर्वाह के रूप में देख पाते हैं ना। कार भी किस लिए चाहिए, जैसे हमने उदाहरण भी लिए थे, एक डॉक्टर है, उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है, तो भैया वो साइकिल पे ही जाएगा तो नहीं काम ठीक से कर पाएगा, तो उसको कार मिले तो ठीक भी है ना। तो मतलब उस हिसाब से निर्वाह के लिए ही है, सामाजिक दायित्व निर्वाह करने हो, पारिवारिक दायित्व निर्वाह करने हो, उनके लिए सारी भौतिकता है। तो अगर उस लिंक को मिस करते हैं, तो फिर कार को हम स्टेटस सिंबल के साथ में अटैच करते हैं, या सिर्फ सुविधा के साथ में जुड़े रहते जी भैया, परफेक्ट, काफी अच्छा स्थापित हो गया, ठीक है, बढ़िया हो गया। ठीक है, गुड। तो भैया नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते शैलेंद्र भाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि जो भौतिक चीजें हैं जितनी भी, जैसे पेड़ है, रोटी है, पानी है, दवाई है, बिजली है, वॉटेवर, इनको हम सही से यूज करेंगे, जागृत मानव मिसयूज नहीं करेंगे, वो उनका संबंधों का निर्वाह हम ठीक से करेंगे, मतलब वो एक बात है। इतना समझ आ रहा है सिर्फ मेरे को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया वो संबंध का निर्वाह जो है, वो एक्चुअल में मूल्यों का निर्वाह ही है ना। हम संबंध का निर्वाह कह रहे हैं, तो संबंध में मूल्य हैं, उन मूल्यों का निर्वाह करना ही संबंध का निर्वाह है। अदरवाइज जो है, अदरवाइज क्या निर्वाह किया, अगर बैठ के सिर्फ मतलब कई साल तक साथ में रहे, और है ना, मतलब से कहते हैं कि मूवी देखी, शॉपिंग करी, घूमे फिरे, मतलब ये संबंध का निर्वाह कह रहे हैं। जागृत परंपरा में ये संबंध का निर्वाह नहीं है, ये टाइम पास है।
हाँ नहीं मतलब जैसे इस लाइन में जो कह रहे हैं समस्त भौतिक संपर्क, हाँ जी, मतलब भौतिक उनका उनकी उपलब्धि, जैसे पानी की जो उपलब्धि है हाँ, वो मैंने उसको सही से यूज किया और उसके संबंध को समझा, तभी मैंने उसको निर्वाह किया, तभी वो चीज है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, 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 मैं ठीक ऐसा है। कैसे समझ पा रहा हूँ, हाँ, या रोटी ठीक है, है। दवाई है, या बिजली है, मतलब जो जितना सारी जरूरत है चीज़ें, उतना काम बिल्कुल, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? इसको सामाजिक स्तर पे भी देख सकते हैं और काफ़ी बार सामाजिक स्तर पे हमको ज़्यादा दूर तक हमारी शायद अभी विजुअलाइज़ेशन बनता नहीं है। कम से कम फैमिली के लेवल पे हम देख पाते हैं। हाँ, हम फैमिली के लेवल पे भी हम सबकी कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ हैं। तो वो उपलब्धियाँ जो है हम संबंधों के निर्वाह के लिए ही लगा रहे हैं या सुविधा संग्रह, भोग, विलास इसके लिए ही लगा रहे हैं। ये अपने में एक बड़ा सोचने का मुद्दा है ना? संबंध में मूल्यों का निर्वाह हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मेन मुद्दा है। क्योंकि मूल्यों के बिना संबंध जो है वो नहीं है, मतलब अस्तित्व में जो अस्तित्व सहज व्यवस्था है, जो परिवार की व्यवस्था है, उसमें मूल्यों के बिना संबंध का निर्वाह नहीं। ठीक है, अब ये भी आया, ये भी एक हाँ बढ़िया भैया सा। ठीक है ठीक है। तो जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा वह उसका सदुपयोग नहीं करेगा या नहीं कर सकेगा, अतः मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन आवश्यक। बिल्कुल ठीक है, इसी में जो है फिर इसको और इलेबोरेट कर रहे हैं थोड़ा। संपूर्ण संबंधों के मूल में मूल्यांकन आवश्यक है ना? मूल्यांकन आवश्यक है मतलब देखिए, अब इसको अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें तो मैं किसी के साथ में जी रहा हूँ, सपोज कीजिए अपने बच्चे के साथ में जी रहा हूँ, तो अपने बच्चे का मूल्यांकन कर पाऊंगा तभी संबंध का निर्वाह कर पाऊंगा, है ना? तो बच्चा कितना समझ गया है, बच्चा कितना नहीं समझा है, ये मूल्यांकन मैं कर पाऊंगा, तो देन मैं आई विल बी एबल टू फोकस ऑन जहां पर अभी बच्चे की समझ नहीं बनी है। नहीं तो बच्चे को बेसिक मैथमेटिक्स आ गया, अब तो वो हायर अलजेब्रा कर रहा है और मैं अभी भी उसको 2+2=4 ऐसा ही अगर बताता रहूंगा तो बच्चा ही इरिटेट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, है ना? तो ये तो बड़ा एक स्थूल सा एग्जाम्पल था। तो इसी तरह से हमको बच्चे को ये जो जीवन वाले पार्ट है, भाव वाला पार्ट है, जैसे इसके साथ में हमको बातचीत करनी है, बच्चे की योग्यता बढ़ानी है, तो साथ में हम बच्चे का मूल्यांकन भी कर पाए कि भैया हाँ इसको कितना समझ में आ गया, जैसे एक सिलेबस के साथ में चलते हैं तो कितना रह गया है, वो मूल्यांकन कर पाते हैं, तभी हम संबंध का निर्वाह कर पाते हैं। अगर वो मूल्यांकन नहीं होगा तो फिर मुझे करना क्या है, उसमें गलतियां होती ही रहेंगी। अब क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन किसका होता है, मूल्यांकन मौलिकता का ही होता है। हम्म? मौलिकता मतलब किसी भी चीज की, बाबा जी ने मौलिकता को बताया किसी भी चीज का जो मूल आचरण है, इसको बाबा जी ने त्व शब्द से रिलेट किया है यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में, कि जैसे लोहे का लोहत्व होता है। पर हमने जीवन विद्या एक परिचय पढ़ी थी तो उसमें एक लाइन भी आई थी, अगर आपको याद हो, याद आ रही है किसी को? बेल का बेलत्व होता है, गाय का गायत्व होता है, ऐसा कुछ कुछ आया था, याद है किसी को? जी भैया याद है। है ना? हाँ, है ना? तो जैसे लोहा, लोहे का कुछ एक उसमें होता है जिसको हम पहचानते हैं, जिसके कारण हम कह पाते हैं कि हाँ ये चीज लोहा है ना? तो उसी को उसकी मौलिकता कह रहे हैं, है ना? तो हमें बाकी सब चीजों की मौलिकता, हम लकड़ी को पहचानते हैं, हम लोहे को पहचानते हैं, हम पानी को पहचानते हैं, तो मानव की भी एक मौलिकता हो, है ना? तो जैसे लोहे का आचरण है, उससे हम लोहे को पहचानते हैं, पानी का एक आचरण है जिससे हम पानी को पहचानते हैं, इसी तरह से मानव का भी एक आचरण होगा तो हम उसको मानव के रूप में पहचानेंगे, मानवत्व के साथ में मानव होगा तो वो मानव है, नहीं तो वो अमानवीयतापूर्ण कंडक्ट जो है वो उसका होगा। आकार से मानव है लेकिन आचरण से अमानवीयता होगी, ऐसा कहा जा सकता है। तो मौलिकता के आधार पर ही कर्तव्य का निर्धारण या निर्वाह होता है। तो हम उस मौलिकता को पहचान पाते हैं, संबंधों में सामने वाले की स्थिति का आंकलन कर पाए। तो आंकलन करने के लिए अपनी स्थिति बेहतर होगी तभी सामने वाले का आंकलन होगा। जैसे कि एक टीचर जो है, मैथमेटिक्स का टीचर हो, तो बच्चे के मैथमेटिक्स की नोटबुक को या एग्जाम
में जो पेपर करके आता है बच्चा, उसको इवेल्युएट तभी कर पाता है क्योंकि क्योंकि टीचर को मैथमेटिक्स पूरा आता है या ज्यादा अच्छे से आता है ना, तो बच्चे को देख पाता है कि इसने क्या ठीक किया क्या गलत किया। तो वो मौलिकता जिसको कहते हैं संबंधों में मूल्यांकन कर पाए, ये जागृत मानव ही कर सकता है ना, जागृत मानव ही मूल्यांकन जो है वो कर 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 पाता है, नहीं तो जो है वो मूल्यांकन में ही गलतियां होती है। तो मौलिकता के आधार पर ही, मानवीयता के आधार पर ही फिर हमारा कर्तव्य का, जिम्मेदारियों का निर्धारण होता है और फिर निर्वाह होता है। दायित्वों का निर्वाह जिस इकाई के प्रति होना है, उस इकाई के प्रति ना होने से उसका पोषण अवरुद्ध होता है ना? तो हम बच्चों को 20 साल पढ़ा रहे हैं, उस 20 साल पढ़ाने में अगर अब हमारी जितनी क्लियरिटी बन रही है कि उसका ये एक जीवन वाला पक्ष है, जो व्यवस्था वाला पक्ष है, समाधान वाला पक्ष है, ये भी हम बड़ों की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का जो है वो इसकी तरफ ध्यान देना है, तभी हमारा हमने निर्वाह किया ऐसा हम कह सकते हैं। तो जिसके प्रति निर्वाह होना है, उस इकाई के प्रति अगर नहीं होता है तो उसका पोषण अवरुद्ध होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हमने बच्चे को पूरी एजुकेशन कर दी, उसको 20-25 साल स्कूल कॉलेज गया, है ना, लेकिन ये सारा पार्ट जो है हमारा, ये जीवन वाला, भाव वाला, ये नहीं किया, तो बच्चे का पोषण पूरा नहीं हुआ। तो दायित्व का निर्वाह जिस इकाई के प्रति होना है, उस इकाई के प्रति ना होने से उसका पोषण अवरुद्ध होता है। अवरुद्ध होता है मतलब उसमें हर्डल्स आती हैं, वो रुकता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो उसी को शोषण कह रहे हैं, यही शोषण है। साथ ही जिस इकाई द्वारा दायित्व का निर्वाह होना है, जैसे कि बड़ों ने, टीचर ने दायित्व का निर्वाह करना था या घर के बड़ों ने दायित्व का निर्वाह करना था, वो नहीं किया, तो उस स्थिति में प्रतिफल के रूप में सामने से अविश्वास ही मिलेगा। तो सामने वाले को भी जो जो है वो समझा तो नहीं है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं पे अपने अधूरेपन का एहसास होता है, अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन रहती है। वो जिंदगी में जिस तरह से जिंदगी को हैंडल करना चाहता है, वो खुद पहचान पा जाता है बड़े होने के बाद में कहीं अब योग्यता बनी नहीं है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन अपने बड़ों के ऊपर ही निकलती है कि भैया ये ठीक नहीं है कुछ जो है, मतलब वो शब्द नहीं निकल कर आते इस सारे में, लेकिन मैं इससे रिलेट करते हुए जो है मैं देख पाता हूँ कि हमने दायित्व का निर्वाह अगर बड़ों ने ठीक नहीं किया, तो सामने वाले से अविश्वास हमको मिलेगा, तो वो अविश्वास के रूप में ही फिर जो है संबंध बिगड़ता है, क्योंकि विश्वास ही जो है वो आधार मूल्य है, तो विश्वास की कमी के कारण इसको स्थूल रूप में देखें तो सिर्फ शरीर के रूप में भी देखें तो घर में अगर किसी को शरीर के रूप से भी कोई हमसे अपेक्षा है कि भैया कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, और हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, तो सामने वाला भी हम पे विश्वास नहीं करता है, फिर समय के साथ साथ उसको भी लगता है कि भैया ये जो है मेरा ध्यान नहीं रखा। तो शरीर का ध्यान नहीं रखें तब भी विश्वास जो है लॉस ऑफ ट्रस्ट रहता है। यहाँ पर उसको एक्सपेंड करते हुए कह रहे हैं जीवन की तरफ भी जब हम ध्यान नहीं देते, वहां पर भी फिर लॉस ऑफ ट्रस्ट। अविश्वास ही द्रोह, विद्रोह, आतंक का कारण बनता है। तो भैया कहते हैं हर घर में आतंक चल रहा है, हर घर में आतंकवादी हैं। आतंकवादी सिर्फ सीमा पे नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ ट्रस्ट, यही सब जो है ये शोषण से रिलेटेड। तो ये जो है कुछ इस तरह से है ना, संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, इसके साथ में बात की। अब ये अगली वाला जो एक्सप्लेनेशन चल रहा है, इसमें भाव पक्ष के ऊपर जो है वो बात हो रही है। हम अपनी बातें करते हैं तो भाव पक्ष की काफी बात करते ही हैं। अभी सामने बाबा जी ने जो लिखा है इसको भी एक बार पढ़ते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही, संबंध बड़ी चीज है तो संपर्क उसका सबसेट है ही। संबंध में भाव पक्ष विशिष्ट है तथा भौतिक पक्ष गौण है। अब यहाँ पर जो है ना, हमें परिवार में भाव भी चाहिए और परिवार में भौतिकता भी चाहिए। अब बाबा जी उसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली प्रस्ताव रूप में कह रहे हैं कि संबंध में भाव पक्ष बड़ा है ना, विशिष्ट है मतलब सुपीरियर है। भौतिक पक्ष जो है वो
उससे कम इम्पोर्टेंस वाला है। इग्नोर नहीं करना है इसको, लेकिन ये पहचान में रखा जाए कि भाव पक्ष पे भी काम करना है, उसकी काफी इम्पोर्टेंस है, और भौतिक पक्ष उससे कम है। तो प्रत्येक संबंध में भाव का जितना तिरस्कार होता है मतलब हम जितना भाव पक्ष को इग्नोर करते हैं, जानबूझकर इग्नोर करें या हमारा ध्यान ही ना गया हो, जैसे अपनी यात्रा में देखें तो हम लोग का किसी समय तक शायद इतना ध्यान नहीं गया जितना अब ये मध्यस्थ दर्शन को पढ़ते समय समझते समय आ रहा है। तो उस प्रत्येक संबंध में भाव पक्ष जितना इग्नोर होता है, भौतिक पक्ष उतना ही प्रबल होता है। तो चीजें तो दो ही है, या भाव है या भौतिकता है। तो अगर भाव की तरफ ध्यान कम गया है या बिल्कुल भी नहीं गया है, तो निचोड़ में यही है कि फिर जितना ध्यान था वो सारा का सारा भौतिक पक्ष की तरफ चला, है ना? तो भौतिक पक्ष जो है ऐसे इंडिविजुअल के माइंडसेट में और ऐसे परिवार की मानसिकता में वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना। भाव पक्ष की तरफ ध्यान ना जाना से भौतिक पक्ष जो है वो प्रबल होता है। तो संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। जागृत परंपरा होगी तो उसके तो अपने तरीके से भाव का निर्धारण होगा, और भ्रमित परंपरा होगी तो भाव इग्नोर होगा। संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार करके भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान की जाए, जब ऐसा आचरण किया जाए तो अब तो बेसिकली इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो अपने से अविकसित को हमने बड़ा मान लिया। भौतिक पक्ष छोटा था, भाव पक्ष बड़ा था, अब हमने भौतिक पक्ष को बड़ा मान लिया। तो मानव खुद तो एक्चुअल में भाव प्रधान इकाई है, तो अपने से छोटी चीज को अपना लक्ष्य मान लिया। तो अब मानव छोटेपन की तरफ जाएगा, अब मानव ह्रास की तरफ जाएगा। ये बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स में थ्योरम्स प्रूव करते हैं। मेरे को काफी लगता है कि बाबा जी ने भी बड़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से ये ह्रास की तरफ कैसे जाता है यहाँ लिख रहे हैं। तो हमने अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लिया, इससे भ्रमित मान्यता का जन्म होता है, क्योंकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित है ना। मनुष्य जो है वो सबसे विकसित इकाई है, ज्ञानावस्था की इकाई है। तो इस सब के कारण विकास का मार्ग ऑब्स्ट्रक्ट होता है, अवरुद्ध होता है। और इस सब के चलते हुए क्या हो रहा है कि परिणाम था मानवों ने भौतिक उपलब्धियों के लिए युद्ध किया। तो युद्ध भी जो किए हैं वो बेसिकली हम अपने इतिहास में भी जब पढ़ते हैं तो मतलब बेशक ये ब्रिटिश ने आके इंडिया पे 200-300 साल राज किया, या उससे पहले जो है और इन्वेडर्स आए हमारे, तो सारे के सारे जितना भी हम पूरे ग्लोब में देखें और भी दुनिया की कई कंट्रीज में जो है वो इस तरह से जो है ना वो कॉलोनाइजेशन वगैरह हुआ। तो उस सब के मूल में क्या था कि उन कंट्रीज के पास में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे, और जो ये जिनके पास में वॉरफेयर का इक्विपमेंट जल्दी आ गया, उन्होंने उनके ऊपर वो वाला एक्सप्लॉयटेशन के लिए, वो भौतिक उपलब्धियों के लिए युद्ध किया। तो बेसिकली मानव से बड़ा भौतिकता को माना, तो उसमें जो है वो मानव का शोषण हुआ। ऐसा हमने इतिहास में बार बार पढ़ा। तो ये जो है इस तरह से हमने इन दो इस अनुभूति में जो दो जगह पे स्पष्टीकरण के साथ में रखा है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। मुझे लगा एक बार एक फ्लो में हम पढ़ लेते हैं इसको। अब जिसका और भी कोई इनमें से कुछ बातों की तरफ ध्यान जा रहा हो प्लीज शेयर करें, या जैसे भी है आप बताएं कुछ। बढ़िया है भैया, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा भैया, बहुत भैया बढ़िया तो हो गया, आप भी कुछ ऐड करो ना अपना। भैया एक तरफ ये समझ में आ रहा है कि मतलब बाबा जी को जो है वो कई प्रश्न तो ये आ रहा दिमाग में कि कैसे इतना सब चीजें जो है वो क्लैरिटी मतलब ऐसे शीशे की तरह और सही लग रहा है सुनने में और समझने में। हाँ, हाँ, बस। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी चीजें जो है वो सब चीजें जो है वो समझा पा रहे हैं वो बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव भैया, मेरे पास प्रश्न ये है कि
मैं अपने जीवन की बात करूं तो सारे संबंध मैं देख पा रहा हूँ कि सारे संबंधों में तृप्ति हो रही है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे संबंध हैं और जो जो बहुत ही नियर एंड डियर संबंध हैं उसमें पेन है। तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं इससे मुझे एक बात तो लग रही है कि भाई मुझे समझ में तो आ रही है कि भाई भाव क्या है और कहाँ पे गलती हो रही है, लेकिन अब जो दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर अगर कोई कुंठा है या कोई बात है तो उसको कैसे खत्म किया जाए, आई थिंक ये इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मतलब इसकी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। भैया वो ठीक होगा, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ कि वो चीजें भी ठीक होंगी, है ना। जितना हम इसको समझने के लिए जितने कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी तो भैया ये कंटेंट काफी ज्यादा है। अभी तो अगर हम देखें तो ये फर्स्ट रीडिंग ही कर रहे हैं हम लोग, आपके लिए तो ये फर्स्ट रीडिंग ही है ना। तो इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं बिल्कुल बार बार वही कार वाला एग्जांपल देता हूं कि कार में अभी तो पहली बार बैठे हैं भैया, पहली बार बैठने से कल्पना में आता है कि कभी कार चला लूंगा, लेकिन उसके लिए अभी एक अभ्यास करने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को, अब ये संबंधों में मूल्य प्रधान है, वो 18 मूल्य हैं। अब दोबारा से अपने में सोचा जाए कि मेरी क्या उन 18 मूल्यों की स्पष्टता बनी है ना। और उन 18 में से कम जो या 9 जो है, 9 पेयर्स में जो है, तो 9 में से भी मैं जब पर्सनली देखता हूँ तो उनमें से 5-6 जो है वो उनकी स्पष्टता बनना जो है ना एट इन इनिशियल स्टेज वो काफी जरूरी रहता है ना। मैं विश्वास को कैसे समझ रहा हूँ, मैं सम्मान को कैसे समझ रहा हूँ, मैं स्नेह को क्या देख रहा हूँ, मैं वात्सल्य को क्या देख रहा हूँ, ममता, कृतज्ञता, है ना। ये वाले जो है, ये जो इनिशियल वैल्यूज हैं, ये पहले इनको देखा जाए। तो फिर बनता यही है भैया कि मेरे को ये जब समझ में आता है तो मेरी स्थिति बेहतर होती है। और हम सब ने देखा कि भैया हमारी स्थिति बेहतर हुई, और धीरे से फिर ये घर में पहुंच भी जाता है, मतलब है ना। मैंने अपने घर में क्या हुआ, मैंने समझना शुरू किया, धीरे से एक स्थिति बनी कि बच्चों का भी, वाइफ का भी ध्यान लगा। अभी जैसे ऋतु है, वो भी इन सेशंस में साथ में बैठती हैं, है ना। इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है, घर में चर्चाएं काफी चलती रहती हैं। जैसे आपने सोम भैया के शिविर वगैरह देखे होंगे, तो शिविर में बोर्ड वगैरह यूज करता है, तो हमने अपने घर में 3 जगह के ऊपर ये पीछे जैसा ये बोर्ड लगा हुआ है। तो घर में शिविर चल जाए जब मर्जी, जब भी कभी माहौल हो तो है ना, मार्कर उठाया और मूल्यों की चर्चा कर ली, शरीर और जीवन की चर्चा कर ली, कोई सूत्र लिख के रख दिया, और फिर सब आते जाते कई दिन तक उस सूत्र को पढ़ते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो एक आदमी का ध्यान जाएगा ना भैया, तो फिर वो माहौल घर का जो है ना, वो सुविधा और भोग से, उसकी प्रधानता से हटके फिर जो है ये इस तरफ जो है वो समझने की तरफ जो है वो शिफ्ट आता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप कमिटमेंट के साथ में लगे रहे, मतलब मेरा पूरा विश्वास है कि जो आदमी कमिटमेंट के साथ में लगेगा, वो गाड़ी तो उसकी चल ही जाएगी। टाइम कितना लगता है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये जल्दी वाला काम नहीं है ना? और जी भैया। दूसरी चीज जो है वो बार बार कहते हैं सभी लोग, और मेरे को वो भी बड़ी क्लियर लगती है, हमने भी जिंदगी में इसको महसूस किया भैया। जैसे आप कह रहे हैं, कई संबंधों में ऐसा लगता है कि जितनी तृप्ति के साथ में हम जीना चाहते थे उतनी तृप्ति के साथ में नहीं जी पा रहे हैं। पहले ये लगता था कि सारी की सारी गलती दूसरे की थी। अभी जितना मध्य दर्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि भैया अगर हम ही ज्यादा समझदार थे तो कुछ समझदारियां हमको भी दिखानी थी जो हमने भी नहीं दिखा पाए। ठीक। तो जहां पर गलतियां हो गई हैं, कई बार फासले बढ़ गए हैं, अब वो कब ठीक होंगे, वो एक चीज है। मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम लगता है भैया कि हमारी अगली पीढ़ी जो बड़ी हो रही है ना, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनके घरों में 2 बच्चे हैं, कम से कम वो बच्चे आपस में ठीक संबंध के साथ में बड़े होके चलें। अब जिनका एक ही बच्चा है, वो भी कभी ना कभी शादी वादी करेगा, तो पति पत्नी संबंध, फिर उनके बाद में अपनी आगे वाली पीढ़ी की मार्गदर्शन सही से कर पाए या ना कर पाए, तो ज्यादा ध्यान जो है ना भैया, वो अगली पीढ़ी पे रखा जाए। हमारी अपने संबंधों की पीड़ा जो है ना, वो इतना भारी बैगेज ना बन जाए कि हमें जो काम अगली पीढ़ी के साथ में करना है, हम वो करने में कहीं पे ढील
हो जाए हमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगली पीढ़ी को ध्यान में रखा जाए और साथ में अपनी योग्यता बढ़ाई जाए। तो जो हमारे उम्र के लोग हैं उनके साथ में जो संबंधों की बात है उसको धीरे धीरे देख लेंगे जितना ठीक हो पाएगा। धन्यवाद भैया। भैया मेरा भी एक सवाल था कि जब आप मूल्यांकन की बात कर रहे थे तो एक जागृत मानव, क्योंकि मूल्यांकन ना हर कोई करता है, आप उसको जज करते हैं, लेबल करते हैं, लोगों को समझने के लिए आपका ये चलता रहता है। तो एक जागृत मानव का मूल्यांकन का पर्पस क्या रहेगा, वो भी अगर आप थोड़ा और इलैबोरेट करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, जागृत मानव का मूल्यांकन का पर्पस यही है एक्चुअल में कि हर व्यक्ति समाधान संपन्न होना चाहता है, अनुभव संपन्न होना चाहता है और जागृत होना चाहता है। अगर हम ब्रीफ में कहें सिंगल वर्ड में, तो उसकी जागृति की यात्रा में उसकी स्थिति क्या है ये मूल्यांकन करना है ना। तो जो ऑलरेडी जागृत है, बहुत बढ़िया भैया, तुम तो जागृत ही हो, मूल्यांकन हो गया बढ़िया से, अब तुम्हारे पे मेरे को कुछ काम नहीं करना है ना। सपोज करो मेरे को इंग्लिश अच्छे से आती है, किसी दूसरे को इंग्लिश नहीं आती है, तो पहले मैं ये जज करूंगा कि इसको कितनी आती है कितनी नहीं आती, इसको एबीसी से शुरू करना है या इसको थोड़ा सा आगे से शुरू करना है ना। तो ये मूल्यांकन जो है ये करने की चीज है। जिसको पहले से इंग्लिश आती है उसके साथ मेरे को क्या करना भैया, वहां तो मिलजुल के कुछ और बढ़िया करें। यहाँ पर एक आया भी है, मेरे को लग रहा है अभी, लेट मी सी, शायद मेरे को लग रहा है कि हमने अभी इसमें पठन में एक सेंटेंस आया था। लेट मी सी, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन जैसे ये आया ना कि संबंधों का निर्वाह करते हैं, तो एक तो मैं हूं और एक दूसरा है, और इन दोनों के विकास से किसी तीसरे पक्ष का विकास हो सकता है। ऐसा एक लाइन जो यहाँ पर आ रही है कि जब हम दायित्व का निर्वाह नहीं करते तो स्वयं का विकास नहीं होता। ये एक बात हो गई है ना। अगर हमने अपने बच्चे के साथ में दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो बच्चे का विकास नहीं हुआ, मतलब मेरा अपना भी विकास नहीं हुआ, तभी मैं बच्चे के साथ में सही से नहीं उसको गाइडेंस दे पाया, ब्रिंगिंग कर पाया। तो दायित्व का निर्वाह नहीं करने से अपना विकास नहीं होता, जिसके साथ निर्वाह करना है मतलब बच्चा जो है उसका विकास नहीं होता। और इन दोनों के विकास से, मतलब मेरे विकास से और बच्चे के विकास से, ये बच्चा भी कभी बड़ा होगा, मिलजुल के किसी तीसरे पक्ष का विकास हो सकता था। ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है ये रुक जाता है ना। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं कि मैं जागृत हो गया, दूसरा व्यक्ति भी जागृत हो गया, तो अब क्या करना है, तो अब व्यवस्था की तरफ काम करना है। ठीक है, मैं भी अच्छा ही चाहता हूँ, तुम भी अच्छा ही चाहते हो, दोनों योग्य हैं, तो मिलजुल कर करते हैं काम। तो अभी जैसे हम अपने आसपास अपने से श्रेष्ठ लोगों को देखें तो सोम भैया हैं और बाकी भी साथ में और साधन भैया है ना, मतलब जैसे ये सब लोग हैं, तो मिलजुल कर इनका मतलब यही चल रहा है कि हाँ मिलके ठीक से करें जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनानी है, जागृत परंपरा बनानी है, और अपने अपने परिवारों में भी काम कर ही रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि अपने घर को छोड़ के बाहर निकल गए हैं, है ना। परंपरा में एक काफी जो है ऐसा ऐसा ना कुछ चीजें आई हैं जो मेरे को कभी पर्सनली अपील नहीं की, कि जब लोगों ने ये कहा कि घर छोड़ के समाज सुधार के लिए निकलना है, ये भी अपने को बड़ा अधूरा कार्यक्रम लगता था कि भैया घर को क्यों छोड़ा जाए। तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में सारी समझदारी घर में प्रमाणित होगी, ये यहाँ से बात शुरू होती है। तो मतलब काफी कुछ ऐसा लगता है कि व्यवहारिक पक्ष में हमको जैसा अपील करता है एक आदमी को कि भाई हाँ एक संतुलन भी रहे, बाहर भी चीजें ठीक हो, घर भी ठीक हो, मैं भी तृप्त हूँ, तो उसको बड़े अच्छे से जो है ना वो बाबा जी ने व्यवस्थित रूप से कैप्चर करके जैसे रखा है वही तो हमको भैया अट्रैक्ट करता है। कि जब आप किसी को इसलिए मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो नीचे और आप ऊपर हो जाए, वो एक भ्रमित अवस्था है। पर जब आप इसलिए मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि आप उनके डेवलपमेंट या उनकी ग्रोथ में सहायक हो, तो आप एक एग्जैक्टली में जा रहे हैं। एग्जैक्टली टीचर भी तो बच्चे का मूल्यांकन करता ही है ना। हाँ जी, हाँ जी।
और देखिए हम सब जो अभी तो हम अपने जागृति क्रम में हैं, तो जागृति क्रम में हम जो है ना, जो हमसे श्रेष्ठ है, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, सिर्फ एक समरी वे में इतना एक्सेप्ट कर पाते कि हाँ ये हमसे ज्यादा जानता है। जैसे हम सोम भैया वगैरह को हैं, अब हम सोम भैया का मूल्यांकन थोड़ी कर पाते। सोम भैया हमारा मूल्यांकन करें ये बात तो ठीक है। अब हम तो सोम भैया को जब अपने से आगे और काफी आगे मानते हैं, और इस तरह के दूसरे साथियों को भी, अपनों को जिनको हम गुरु रूप में देखते हैं, तो फिर हम उनसे जो है वो अपने विकास के लिए जो है वो सपोर्ट लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, है ना। और फिर अपनी भूमिका आप साथियों के साथ में बैठ के जैसे लगता है कि भैया हाँ यहाँ पर अपनी भूमिका निभाई जा सकती है थोड़ी बहुत, वो अपनी भूमिका निभा लेते हैं। तो इस तरह से जो है वो मूल्यांकन के साथ में ही चलता है। तो ये जो बार बार ना, अभी आपने रजत भाई ने भी जैसे बात रखी, और ये प्रश्न काफी बार आता है भैया, कि हम अपने किसी संबंधी को समझाना चाहते हैं, और काफी बार एक ऐसा ब्लॉकेज लगता है कि सामने वाला समझना नहीं चाहता। तो इसमें भी एक नियम के रूप में जो बात आती है ना भैया, जो अभी हमने जैसे सोम भैया वगैरह का एग्जाम्पल लिया, तो व्यक्ति उसी से समझता है जिसको वो श्रेष्ठ मानता है ना? अगर आप यहाँ पर 6 महीने से या 1 साल से बैठ रहे हैं क्लासेस में, हमारे इन सेशंस में, तो अंकित भाई आते हैं, शरण भैया आते हैं, मैं आता हूँ, तो कहीं ना कहीं पे आप ऐसा माने हैं कि हाँ भैया ये लोगों को कुछ मालूम है और मैं इनसे समझ सकता हूँ, तो ये भाव आप में रहता है, तो समझने समझाने की बातचीत हो पाती है। ये एक यूनिवर्सल नियम है, ये सिर्फ आप में या मेरे में पाई जाने वाली एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पूरी पूरी मानव के साथ में सार्वभौमिक रूप में ऐसा ही होता है। तो अगर मेरा भाई मेरे से समझना नहीं चाहता है, तो उसके भी मूल में यही नियम काम करता है कि भैया उसने मेरे को श्रेष्ठ नहीं माना हुआ, वो अपने आप को ही श्रेष्ठ माना हुआ है ना। तो वो मेरे से समझेगा ही नहीं, मैं जितना मर्जी सर पटक लूं। वो किससे समझेगा? जिसको वो श्रेष्ठ मानता है। बिल्कुल। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे से श्रेष्ठ होते हैं हम उनकी अच्छाइयाँ देख पाते हैं, पर मूल्यांकन नहीं कर सकते हम उनका। बिल्कुल। और अगर कोई आपको नहीं श्रेष्ठ मान रहा है, चाहे वो जिस भी अवस्था में है, तो नो मैटर व्हाट हम जितना मर्जी उनको करने की कोशिश करें, वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक श्रेष्ठता का आधार है कुछ। बिल्कुल। तो ये जो हमारा संबंधों में मूल्यों की बात होती है, तो जो सम्मान मूल्य है, वो सम्मान मूल्य है ही मूल्यांकन, है ना। तो सही मूल्यांकन करना आ जाए, तो तो व्यक्ति में एक समझदारी वाला पार्ट आया, है ना। तो हमें अपने बच्चों को भी सही मूल्यांकन करना आ जाए, श्रेष्ठता की पहचान करनी आ जाए। जो हम स्वायत्त मानव के वो 5 गुण, रजत भाई याद है ना, जो आपने एक अपने लक्ष्य के रूप में रखा था कि भैया स्वायत्त मानव बनना है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसमें क्या था? श्रेष्ठता की स्वीकृति, श्रेष्ठता की पहचान। तो हम श्रेष्ठता को पहचान पाए, तो हम अपने बच्चों को भी अपब्रिंगिंग के टाइम पे ये श्रेष्ठता को पहचान पाए। कहीं बच्चे ने भी पैसे को और कार को और पैकेज को श्रेष्ठ मान लिया, तो फिर जो है ना, फिर हम 25 साल की उम्र में उसको समझाने जाएंगे तो नहीं होने वाला भैया। इसको अर्ली चाइल्डहुड से ही जो है सेट करेंगे तभी हो। तो ये सारे मूल्य सीधा लाइफ से रिलेट होते हैं भैया, तो ये मूल्य जो है की तरफ ध्यान रहे। हाँ जी भैया। मेरे को ना एक श्रवण भैया के एक शिविर की एक लाइन इसमें याद आती है। मैं जब भी सुनता हूँ तो वो बोलते हैं कि मेरे संबंधी के प्रति मेरे प्रति मेरे संबंधी की पात्रता मेरे आचरण से विकसित होती है। तो आचरण में तो वो मूल्य ही निर्वाह होंगे ना। बिल्कुल। तो और जब मूल्यों का निर्वाह होगा आचरण में, तो श्रेष्ठता कहीं ना कहीं परिलक्षित होगी।
तो वो श्रेष्ठता वहां पे फिर पहचान में आएगी। अगर पहचान में आएगी तो वो पात्रता विकसित होगी ही मेरे संबंधी के प्रति। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। आगे चले भैया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये कर ली थी बात। अभी इसको यहाँ पर कह रहे हैं, किसी भी उपलब्धि के प्रति आवश्यकीय नियम सहित पूर्ण संबद्ध की निश्चय तथा अपूर्ण समझ से किए गए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। तो आदमी काम तो कुछ ना कुछ करता ही है, अपूर्ण समझ के साथ में करता है तो मान्यताओं के आधार पर कर रहा है, और पूरे नियम के साथ में, पूरी समझ के साथ में जब कर रहा है तो निश्चय के साथ में करता है। तब मानव में निश्चित आचरण भी दिखता है ना। तब मानव अपनी मौलिकता के साथ में रहता है। तब हमें लगता है कि हाँ, जिसको हम वो इंसानियत कहते हैं ना, कि भाई हाँ, ये इंसान है, इंसानियत के साथ है, मानव है, मानवीयता के साथ में। नहीं तो शरीर से मानव है लेकिन अभी जो है मानवीयता नहीं है, मानवत्व नहीं। हाँ शैलेंद्र भाई, रेज हैंड किया आपने। शैलेंद्र भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? लगता है गलती से हो गया होगा, कोई नहीं। तो ये हो गया मान्यता और निश्चय को। और यहाँ पर जो है, ये वाली बात हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस की थी। अतः इस सब के कंक्लूजन में अब क्या निकला? संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही संबंध का शोषण है ना। संबंध में भाव पक्ष को इग्नोर किया, अब जानबूझ के किया, जानबूझ के तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफी बार नहीं होता है, गलती से ही होता है ना। तो ध्यान ही नहीं था, इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता था, और फिर इवेंचुअली जो है वो जो संबंध का शोषण हो, जब पोषण नहीं हो रहा तो शोषण हो रहा है ना। जैसे हम एक पौधे को बड़ा करते हैं तो उसको धूप चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी में खाद चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो जो उसको चाहिए वो जब नहीं मिलता तो बेचारा बेचारा पौधा जो है वो मरा मरा सा रहता है, सूख सा जाता है ना। उसको उससे जो खुशहाली की उम्मीद रहती है हमको नहीं मिलती। इसी तरह से भी संबंध को भी, जैसे जैसे पौधे को मिट्टी, पानी, हवा चाहिए था, इसी तरह से संबंध को भाव चाहिए था। वो भाव उसको नहीं मिलता तो बेचारा संबंध भी शुष्क सा हो जाता है, उसमें खुशहाली नहीं आती है, और फिर वही हमारे में, हम उसको अतृप्ति के रूप में महसूस करते हैं। यही संबंध का शोषण है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पेज मेरे को लगा है। मैं जब अपने नोट्स, या नोट्स क्या मतलब, थोड़ा हाईलाइटर से लिखता हूँ, तो ये वाला पेज जो है ना, ये मेरा काफी हाईलाइटेड सा है। इसमें काफी चीजें ऐसी लगती है जिनको लगता है कि बार बार पढ़ा जाए और अपने में स्थिर हो जाए कुछ। ठीक है जी। मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक संबंधात्मक विचार एवं व्यवहार से ही मानवीयता की स्थापना संभव है ना। तो ये इसी से ही मानवीयता की स्थापना होगी, अन्यथा शोषण है, अमानवीयता है, पीड़ा है। शोषण और पोषण 3 प्रकार से होता है। तो ये आगे 3 बुलेट पॉइंट्स में ये 3 प्रकार से बता रहे हैं। तो दायित्व का निर्वाह करने से पोषण, अन्यथा शोषण है ना। तो जो प्राप्त दायित्व है, ये अस्तित्व से ही हमको प्राप्त होता है। में नियोजित होने वाली सेवा के नियोजन ना करते हुए मात्र स्वार्थ के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, या हम दायित्व को इग्नोर करते हैं, जिम्मेदारी को रिजेक्ट करते हैं, इसकी अगर प्रवृत्ति है तो उसको दायित्व का निर्वाह नहीं हो रहा ऐसा कहते हैं, है ना। तो वो शोषण हो गया। ये एक टाइप की बात हो गई। एक दूसरा बता रहे हैं, दायित्व को निर्वाह ना करने से अपना विकास नहीं होता, दायित्व को निर्वाह ना करने से जिसके साथ निर्वाह करना है उसका विकास नहीं होता, और फिर दोनों मिलजुल कर किसी और का विकास कर सकते थे, वो विकास नहीं होता। ये सारा का सारा रुक जाता है, और ये रुकना ही अब जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यही शोषण है। ये एक पॉइंट हो गया। और फिर अगला कह रहे हैं,
दायित्व का अपव्यय अथवा सद्व्यय करना, है ना, मतलब उसको दायित्व को डिस्चार्ज करना या डिस्चार्ज ना करना। दायित्व के निर्वाह में आलस्य एवं प्रमाद, है ना, कुछ दिन पहले हमने आलस्य और प्रमाद की भी बात की थी कि किसी चीज को सही मानते हुए भी ना करना आलस्य है और अज्ञानवश ना करना उसको प्रमाद कहा था। तो इसके इसके पूर्वक प्राप्त प्रतिभा और वर्चस्व का न्यून मूल्य में उपयोग करना, क्योंकि मानव के पास में देखिए कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता तो है ही, तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जब दायित्वों का निर्वाह नहीं करेगा तो किसी छोटी चीज में लगेगा, फिर भौतिकता की तरफ जाएगा, फिर भोग विलास की तरफ, भोग अति भोग की तरफ जाएगा। तो न्यून मूल्य में उपयोग करता है उसको, है ना, गुरु मूल्य की तरफ नहीं जाता। ये जो है ये दायित्व का अपव्यय है। ये जो है इस तरह से थोड़ा सा दायित्व को रखा। दायित्व का विरोध करना अथवा पालन करना, मौलिक मान्यताएं जो संबंध एवं संपर्क में निहित है उनके विरोध में ह्रास के योग्य मान्यता को प्रचारित एवं प्रोत्साहित करना ही दायित्व का विरोध करना है। तो एक है जिसको हम कह रहे हैं कि व्यवस्था के रास्ते पे, जागृति के रास्ते पे चलना, एक है उसके विरोध में ह्रास की तरफ जो है उसकी तरफ मोटिवेट करना, उसकी तरफ एनकरेज करना कि भैया अरे हाँ यार ये जो है ये बढ़िया है। तो ह्रास को एक लक्ष्य के रूप में जो है वो स्वीकार करना, ये भी दायित्व का विरोध करना है। तो दायित्वों का विरोध अभिमानवश अथवा अज्ञानवश किया जाता है। इतनी हमने जो है ना अभी तक रीडिंग की थी। तो मुझे लग रहा था कि एक बार इस पे बात हो जाए हमारी। इसमें जो मेरे को मेन जो जो की एलिमेंट्स हैं, ये बड़ी वाली एक अनुभूति आई, उसके आसपास जो ये भाव वगैरह की बात थी, ये इसमें मेन। तो इसमें कुछ हो तो बताएं, नहीं तो आगे भी थोड़ा सा कर सकते हैं। भैया ये वाली बात तो संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। तो ये बिल्कुल इसके साथ बैठ जाता है कि जो जिसका अपव्यय करेगा वो उससे वंचित रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जिसका अपव्यय करेगा उसी को यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर भी उससे कुछ मिलता जुलता है। जो जिसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, है ना, वो उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाएगा, और फिर इवेंचुअली जो उसका दुरुपयोग होता है, और फिर वो उससे हम उस चीज को हम वी लूज दैट थिंग, हम उससे वंचित हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है ना वो मैं अभी शुरू करने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना एक लंबा सा टेबल है, तो वो मतलब हम कवर तो कर ही नहीं पाएंगे। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं मैं हल्का सा रख देता हूँ, फिर डिस्कस अगली बार कर लेंगे कि जो इकाई के रूप में मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय या विश्व, ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि इसमें गठन की विशिष्टता क्या है, मतलब हाउ आर दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड। मानव जो है, मानव को क्या कह रहे हैं, तो मानव कह रहे हैं विचार और शरीर से मानव बना है, जिसको हम कह रहे हैं सॉरी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो ये इसकी यूनिकनेस है मानव के गठन की। परिवार की यूनिकनेस क्या है, विशिष्टता क्या है, सीमित समझदार व्यक्तियों के समूह का संबंध प्रदान गठन, है ना, जिसमें सुविधा या भोग के लिए इकट्ठे हुए ऐसी मानसिकता नहीं है, हम संबंध के लिए इकट्ठे हुए, तो संबंध में भाव पक्ष है उसकी तरफ ध्यान है। तो ऐसे समझदार व्यक्ति जो है, इनका समूह जो है उसको परिवार कह रहे हैं। तो ऐसे करके इन इन सब की विशिष्टता लिखी है। अगले वाले कॉलम में यहाँ पर लिखा है इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसे मानव का उद्देश्य क्या है, तो मानव का उद्देश्य सुखानुभूति है ना, सुख। और परिवार का उद्देश्य क्या है, समाधान समृद्धि। ठीक है, तो फिर अब
इससे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसका जो है वो एक डिजायर्ड कंडक्ट कैसा होगा, मतलब एक्सपेक्टेड कंडक्ट क्या है। तो मानव का जो है वो है न्याय सम्मत व्यवहार, ठीक है। परिवार का जो है समाधान सहित सेवा, व्यवसाय एवं प्रयोग। तो ऐसे करके इनका पांचों लेवल पे जो है ना ये टेबल जो है एक इस तरह से रखा गया है। तो इसी को यहाँ पर लिख भी रहे थे कि प्रत्येक इकाई के मूल में 3 बातें हैं, गठन, उद्देश्य और आचरण। आचरण मतलब कार्यक्रम। तो इसी को फिर ये गठन, उद्देश्य और आचरण, ये इन पांचों का लिख रहे हैं। तो यहाँ चूंकि व्यक्ति से लेकर अंतरराष्ट्रीय मानव समाज की इकाई के संदर्भ में शोषण और पोषण का डिस्कशन हुआ है, अतः हम उपरोक्त चर्चा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभिन्न इकाइयों के गठन, उद्देश्य और आचरण कार्यक्रम की विशेषता होने पर ही संपूर्ण मानव समाज में एक सूत्रता होगी और तभी शोषण मुक्त हो पाएगा। तो इस तरह से जो है ये मानव की बात हमने कर ही ली, परिवार की भी कर ली। समाज क्या हो गया, जैसे परिवार जो था समझदार व्यक्तियों का समूह था, अब समाज जो है वो सीमित परिवारों का समूह है ना। अब समाज में संबंध और संपर्क दोनों आ गए, परिवार में सिर्फ संबंध था, है ना। तो ये वाली बात ठीक लग रही है। अब यहाँ का उद्देश्य क्या है, समृद्धि, सत्यता, अखंड सामाजिकता को आत्मसात करना, अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा। और आचरण क्या होगा, समाज में जागृति में से के लिए प्रचार एवं प्रदर्शन, प्रकाशन तथा प्रोत्साहन। ये जो है मतलब इसको जैसे ही सामने देखते हैं, शिक्षा, संस्कार, विधि से लोकव्यापीकरण, तो हम ये देख पाए कि हमारे आजकल ये जितने ये प्रदर्शन, प्रकाशन, मीडिया वगैरह जो है, ये इसका आचरण जो है ये समाधान समृद्धि की तरफ जा रहा है, व्यवस्था की तरफ जा रहा है, या भोग की तरफ जा रहा है ना। तो हम जो है वो प्रोत्साहन जो है वो किस तरफ दे रहे हैं, विकास की तरफ दे रहे हैं या ह्रास की तरफ दे रहे हैं। इससे समाज की स्थिति का भी हम अपना एक आंकलन कर सकते हैं, इवेल्युएशन कर सकते हैं ना। काफी बार लगता है जैसे हम चर्चाएं करते हैं कि भैया ये इंडिया में ऐसा होता है या कहीं है, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, रजत भाई इंग्लैंड से ज्वाइन करते हैं, तो इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखा जाए कि वहां पर भी जिस तरह से ये एनकरेजमेंट हो रही है समाज से, मीडिया से, है ना, अगली जनरेशन के लिए भी और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी, तो कंडक्ट जो है वो विकास की तरफ लेकर जा रहा है। उससे धरती भी सुरक्षित होगी, परिवार भी सुरक्षित होंगे। क्या ऐसा है, या कहीं ना कहीं पर एक डिटीरियोरेशन की तरफ चीजें जो है वो जा रही है। इससे समाज की स्थिति का एक आंकलन जो है वो हम कर सकते हैं। इसी को फिर आगे एक्सपेंड करके राष्ट्रीय और विश्व तक भी लेकर गए। तो राष्ट्र में क्या कर रहे हैं, ये राष्ट्रव्यापी जनजाति के समूह का गठन, है ना। तो वो जैसे समाज था उसी का एक्सपेंशन हुआ। मानवीयता का संरक्षण, प्रत्यक्ष रूप में अर्थ की सुरक्षा, है ना। राज्य नीति क्या थी, अर्थ की सुरक्षा, और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, ये उसके कार्यक्रम के रूप में, आचरण के रूप में। और फिर पूरे विश्व में जो अंडरलाइंग पॉइंट्स होंगे, जो एक सूत्रता होगी, वो होगी कई राज्यों के समूह। उसका गठन क्या होगा, कई राज्यों का समूह जिसके मूल में मानवीयता प्रधान संयोजक तत्व, सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, है ना। यहाँ पर इसको गठन की विशेषता क्या, ये वाला सेकंड क्या था, हाँ, गठन का उद्देश्य ये है मानवीयता को प्रोत्साहन, और फिर इवेंचुअली जो था ये है आशित आचरण क्या होगा, सह अस्तित्व में से। तो ये जो है अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स इसके जो है वो रहेंगे। मुझे लग रहा था कि शायद अब बातों बातों में टेबल कवर हो ही गया भैया। तो अभी वाइंड अप करेंगे, इससे आगे नहीं हम पठन करेंगे। इस टेबल के बाद से जो है हम अगले शनिवार को बात करेंगे। कुछ प्रश्न हो और कोई बात करनी हो तो बताएं, नहीं तो एक साधन भैया का बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है, 3:30 बजे शुरू होना था, 1-1.5 घंटा चलना था। किसी का मन हो तो इस सेशन के बाद में वहां जा सकते हैं। वो काफी सारे जो है ना ये
अपना जीवन और इस तरह के कॉन्सेप्ट के आज क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। सबकी जानकारी में है, किसी को लिंक वगैरह चाहिए हो तो भेज सकते हैं। आजकल बड़े बिजी चलने लग गए हैं भैया, सैटरडे संडे भी बहुत सारे there is no day and there is no time when something is not happening. हाँ, तो मैं भी फिर यही करता हूँ कि जो साधन भैया का संडे वाला सेशन रहता है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि बाद में देखूंगा, क्योंकि YouTube पे तो रहता है, तो ऐसे कंटिन्यूअसली कई बार देखना मुश्किल हो जाता है। वो आज वैसे वो उत्सव पारा सांकरी वाला भी वो एक प्रोग्राम है, that's not on YouTube. So anybody वो भी है। Bhaiya is going to address them if somebody wants to know about the Utpadan or something. ठीक है, बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए फिर बंद करते हैं। थैंक यू भैया, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू जी। ठीक है जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते सुजीव भैया। सभी को नमस्ते।